Hello viewers. Today we are going to discuss one of the favorite topics of UPSC for the history optional, that is Immanuel Kant. And incidental and peripheral to this topic are some of the topics such as German unification, Bismarck, and the enlightened despotism. We'll also touch upon them, not cover them in today's video because they are separate topics in themselves. पर हिस्ट्री ऑप्शनल में होता क्या है कि हम किसी चीज़ की जो हिंट किसी दूसरे टॉपिक से पा जाते हैं, दैट क्रिएट्स ए लेयर ऑफ नॉलेज इन आवर सबकॉन्शियस माइंड, और वो नॉलेज हमें ज़्यादा याद रहती है रादर देन कि उस टॉपिक को डायरेक्ट पढ़ने से. यू विल गेट टू नो इट स्लोली. तो क्विकली about me, I am Raman and I have written 3 mains with history optional and have also appeared for the interview. So let's begin. सबसे पहले इमैनुअल कैंट के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जर्मन एनलाइटनमेंट के बारे में. इसके बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जर्मन एनलाइटनमेंट एक अलग फिनोमिना था. It was not similar to the French or the English experience of the Enlightenment. The thing was, Germany was not a country at that point of time, although it was a cultural unit. People knew that they were German, but there was no country such as Germany. Germany छोटी छोटी बहुत सी प्रिंसिपैलिटीज़ में बंटा हुआ था, जो कि बाद में नेपोलियन जब फ्रांस में आए तो उनकी वजह से जर्मनी में कुछ यूनिफिकेशन आई, और अल्टीमेटली बिस्मार्क जिसने द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी लगाई और उसके बाद जर्मनी को यूनिफाई किया. लेकिन वो बाद की बातें हैं. जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उस वक्त तक जर्मनी छोटी छोटी सैकड़ों यूनिट्स में टूटा हुआ था, इकोनॉमिकली वीक था, कल्चरली फ्रेगमेंटेड था, और वो ज़्यादातर प्रिंसिपैलिटीज़ वर कंट्रोल्ड बाय द कंजर्वेटिव लैंडलॉर्ड्स. इसके बाद जबकि लोगों की ज़बान जर्मनी थी, पर उनमें जो एजुकेशन की लैंग्वेज थी दैट वाज लैटिन, और उसके कारण देर वाज सीरियस बोटलनेक इन अंडरस्टैंडिंग द आइडियाज़ ऑफ एनलाइटनमेंट दैट वर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन फ्रेंच एज वेल एज इन इंग्लिश. बावजूद इन रीजंस के जब जर्मनी में किंग फ्रेडरिक हु वाज एन एनलाइटेंड डेस्पोट, आप लोग बार बार ध्यान दे रहे होंगे कि आई एम ट्राइंग टू यूज़ कीवर्ड्स सच एज़, मैंने पहले जर्मन एनलाइटनमेंट यूज़ किया, फिर मैंने जो फ्रेगमेंटेड पॉलिटी दैट इज़ ऑल्सो ए कीवर्ड, नाउ द एनलाइटेंड डेस्पोटिज्म. आई विल डिस्कस दैम इन डिटेल इन सम अदर टॉपिक. पर आप इन कीवर्ड्स को ध्यान रखिए बिकॉज यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल इज़ ऑल अबाउट कीवर्ड्स. अगर आपने अपने बिकॉज हम चाहे बुक्स में कितना भी पढ़ते रहें, वी हैव टू रिमेंबर कि जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में दे आर वेरी ब्रॉड, और आपको 2-3 पेजेस लिखने के लिए मिलते हैं. यू कैन नॉट इंसर्ट ऑल ऑफ योर नॉलेज देयर. आपको 200 से 300 वर्ड मिलेंगे सिर्फ, जिनमें सिर्फ और सिर्फ अगर आपको कीवर्ड पता है और 2-2, 3-3 पॉइंट्स हर टॉपिक के बारे में पता है तो you can tackle any question. You do not have to read at the PhD level. सिलेबस में साफ साफ लिखा है you have to read only on the BA level, partially above BA but below MA. So that level is not something of a very great scholar. You know, BA में 19 20 साल के बच्चे होते हैं. तो खैर, तो जो एनलाइटन डेस्पोट किंग फ्रेडरिक वहाँ पे आए तो उसकी वजह से जर्मनी में कुछ एनलाइटनमेंट के आइडियाज़ का प्रचार हुआ और संस्थाएं बनने लगी जिनको एफक्रान कहते थे. लेकिन ये संस्थाएं अलग थीं फ्रांस और इंग्लैंड की एनलाइटनमेंट से, क्योंकि जर्मनी में द रिलीजन वाज नेवर सब्जेक्टेड टू द सेम स्क्रूटनी एट इट वाज एल्सवेयर. सिमिलरली जर्मन इंटेलेक्चुअल्स ट्राई टू मर्ज रीज़न विद द रिलीजन, और एक टोटली न्यू ब्रांड ऑफ एनलाइटनमेंट एस्टेब्लिश हुआ जर्मनी में. तो जर्मन एनलाइटनमेंट थिंकर्स कौन कौन हैं मेजर? देर आर नॉट मैनी नेम्स, ऑल्दो देर आर मैनी नेम्स, पर हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है. वी कैन ओनली कोट 2. वन इज़ गूथे. गूथे वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट literature creator in Germany.
जिस तरह से रूसो ने फ्रांस में रोमांटिसिज्म को जन्म दिया, इसी तरह गूथे ने, कहा जाता है कि जर्मन में फादर ऑफ रोमांटिसिज्म उनको कहा जाता है। उनकी जो बुक है द सोरोज ऑफ यंग वर्दर, जो कि 1774 में लिखी गई थी, उसने एक टोटल न्यू जनरेशन ऑफ I'm not getting the exact word, I'm so sorry, न्यू जनरेशन ऑफ रोमांटिसिस्ट लिटरेचर का उसने क्रिएशन किया जर्मनी में। सो दैट्स इट अबाउट हिम। यू कैन ओनली कोट हिम इन पासिंग। उनके ऊपर कभी क्वेश्चन आ भी नहीं सकता है और आया भी नहीं है, बिकॉज ही इज़ नॉट मैंशन इन द सिलेबस। बट क्वेश्चंस आते हैं इमैनुअल कैंट के ऊपर, हु इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स एवर एंड ऑफ कोर्स द ग्रेटेस्ट जर्मन फिलोसोफर। उनके 3 मेजर वर्क्स हैं। वन इज़ क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न, देन द क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीज़न एंड द क्रिटिक ऑफ जजमेंट। इन तीनों ही वर्क्स में ही हैज़ ट्राई टू इन्वेस्टिगेट एंड एग्जामाइन इनटू द लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड रीज़न। आपको याद होगा कि हमने एक पिछली वीडियो में स्केप्टिसिज्म नाम के एक स्कूल का जिक्र किया था। सो अगर आप ऑफ कोर्स आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जस्ट गो एंड सी द वीडियो। तो Kant belonged to the school of skepticism. Again, skepticism is a keyword. Romanticism is a keyword. You have to focus on the keywords. Just write them down and just read them separately. You will get great clarity about the subject. उसके बाद उनका जो मेन थीसिस था कैंट का, अपने जो इन्होंने जजमेंट्स और ये जो रीजनिंग की लिमिटेशंस को इन्होंने टेस्ट किया, उसका मेन जो बाद में एक आउटपुट निकल के आया वो डिएंटोलॉजिकल एथिक्स था, जहाँ पे इन्होंने कहा कि हमें अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए इन ए रीजनड मैनर। और वो रीजनड मैनर क्या होगा वो हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, उसके लिए इन्होंने एक आइडिया दिया, दैट इज़ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। ये सब कीवर्ड्स हैं, जस्ट कीप नोटिंग देम डाउन एंड जस्ट रीड देम क्विकली ऑन गूगल, दैट्स इट। जो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है वो हमें एक देता है फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन इन एवरी सिचुएशन। वो कहता है कि कोई भी काम करने से पहले आप सिर्फ इतना सोचें कि क्या दुनिया का हर शख्स अगर वो काम करेगा तो क्या आपको एक्सेप्टेबल है। अगर आपको लगता है कि हाँ एक्सेप्टेबल है, देन गो एंड डू इट। वट एवर यू डू, थिंक दैट इट इज़ गोइंग टू बिकम ए यूनिवर्सल मोरल लॉ और ए यूनिवर्सल मोरल इम्पेरेटिव। अगर आप चाहते हैं कि मैं सड़क पे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गंदगी सड़क पे फेंक दूँ, आप कैसे टेस्ट करेंगे कि आपका ये थीसिस सही है या गलत? आप सिर्फ इतना सोचिए कि क्या अगर हर आदमी यही काम करेगा तो इज़ इट एक्सेप्टेबल टू मी। अगर अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, सो इट इज़ रॉन्ग, यू डू नॉट हैव टू डू इट। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि हर शख्स को अपना खुद का मोरल लाइट हाउस बनना है। अभी जो अगली 2 मिनट में मैं बातें बताने वाला हूँ, दे आर द पीक ऑफ दिस वीडियो, जस्ट बी वेरी अटेंटिव टू इट। उस टाइम जो पॉपुलर आइडियाज़ थे वो था कि जो सेट पैटर्न ऑफ रीज़न है सब लोग उस रीज़न को फॉलो करें। पर कैंट ने बोला कि दैट इज़ फॉलोइंग ब्लाइंडली द रीज़न गिवन बाय एनी अदर पर्सन इज़ नथिंग बट सेल्फ इनकर्ड ट्यूटलेज। खुद को गुलाम बना देना इंटेलेक्चुअली किसी को। उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट एनलाइटनमेंट। उनका जो कैंट का इंटरप्रिटेशन ऑफ एनलाइटनमेंट था, that was man's release from his self-incurred tutelage and courage to use your own reason। अपना खुद का रीज़न क्रिएट करो, अपना खुद का लॉजिक क्रिएट करो। और वो कैसे क्रिएट करें? कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव के ज़रिए, जो मैंने अभी बताया कि वो यूनिवर्सल लॉ अगर बनना है तो जस्ट मेक इट योर टूल। जो हम ट्यूटलेज है जो हमारी, जो हम डिपेंड करते हैं मोरल रोशनी के लिए दूसरों के ऊपर, इसके कैंट ने 2 कारण बताए हैं। पहला कारण इज़ कोवर्डिस, दूसरा इज़ लेज़ीनेस। हेंस कैंट डिस्क्राइब्स एन एनलाइटेंड इंडिविजुअल एज द वन who can make use of what he or she has learnt to make decisions independently. Kant always insisted that we live in an age of enlightenment and not in an enlightened age। ये जो स्टेटमेंट है, जो इसको याद रखिए, इन एन एज ऑफ एनलाइटनमेंट बट नॉट इन एन एनलाइटेंड एज। ये 3 से 4 बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
क्योंकि इनमें फ़र्क है। एनलाइटेंड एज कैंट के मुताबिक वो एज होगी जहाँ पे एवरीवन विल टेक ऑल द डिसीजंस बाय their own selves and not will depend on the moral tutelage of someone else। पर कैंट सेड कि वी लिव इन एज ऑफ एनलाइटनमेंट, जहाँ पे एनलाइटनमेंट अभी हो रही है, बढ़ रही है, पर अभी पूरी तरह एनलाइटनड हुई नहीं है। और ये बहुत फेमस स्टेटमेंट कैंट ने वोल्टेयर के बारे में बोली थी, जो कि यूपीएससी में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है कि वोल्टेयर लिव्ड इन एन एज ऑफ एनलाइटनमेंट नॉट इन एन एनलाइटनड एज। तो इसका भी जब हम आंसर करेंगे क्वेश्चन का, इसी तर्ज पे करेंगे, ठीक है। तो जाहिर है, एज ए नेचुरल एक्सटेंशन टू द प्रीवियस आर्ग्यूमेंट, कैंट वांटेड द रूलर्स टू गिव फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पीच एंड एक्शन टू देयर सब्जेक्ट्स सो दैट एवरी इंडिविजुअल could be freed from the tutelage and could become an independent moral lighthouse। तो इस तरह से कैंट ये भी मानते थे कि वही रूलर्स जो खुद एनलाइटन्ड हैं और कॉन्फिडेंट हैं अबाउट एनलाइटनमेंट, वही अपने सब्जेक्ट्स को इस तरह की लिबर्टी दे सकते हैं, हर रूलर नहीं दे सकता। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। हमारा अगला टॉपिक होने वाला है एनलाइटन्ड डेस्पोटिज्म, विच वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना ऑफ दैट एरा। और उसके बारे में अगेन यूपीएससी ने कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। मैं कोशिश करता हूँ हर एक जो भी मैं आपके सामने ये डिस्कशन लेके आता हूँ, दिस इज स्ट्रिक्टली इन द लाइन्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, सो दैट you get the maximum output by investing minimum amount of time। Apart from this, if you want one-to-one history optional consultation or mentoring, you could contact on my number given in the description box।